ओके, यहाँ देखिए रेसिस्टिविटी का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी वर्सेस हमने टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट किया है फॉर द मेटल्स। ये मेटल्स का ग्राफ है, ये क्या है सेमीकंडक्टर्स का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है सुपर कंडक्टर्स के बारे में प्लॉट किए हुए हैं। अब आप इसको गौर से ऑब्जर्व करके बताओ और देखो कि क्या क्या रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर में रिलेशन आता है फॉर द डिफरेंट केसेस। मेटल्स केस में क्या होगा, सुपर कंडक्टर्स के केस में क्या, सुपर कंडक्टर्स के केस में क्या होगा, और सेमी कंडक्टर्स के केस में क्या होगा। ओके, देखिए यहां देखिए ये टेम्परेचर है और ये रेसिस्टिविटी है, जिसको हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं। और अलग अलग मेटल्स का अलग अलग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी होता है। ठीक है, कॉपर का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, अलग अलग सब्सटेंसेस के अलग अलग वैल्यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेटल्स के बारे में जो ग्राफ बता रहा है वो क्या बता रहा है, जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 था, मेटल्स के केस में बात कर रहे हैं हम लोग, जब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे था, है ना, तब भी इसका रेसिस्टिविटी क्या था, 0 नहीं। मेटल्स का केस में बता रहा हूँ, मेटल्स का या कंडक्टर्स, इसको हम कंडक्टर्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर रेसिस्टिविटी 0 कभी नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, रेसिस्टिविटी भी बढ़ रही है, लीनियरली बढ़ रही है। नॉर्मली आप देख रहे हो, है ना, लीनियरली, या नहीं तो यहाँ पे आप कुछ हद तक लीनियर जा रहा है, फिर ये कर्व हो रहा है। ठीक है, ये ग्राफ जो आप देख रहे हो ये फॉर द मेटल्स है, मेटल्स के केस में है। रेसिस्टिविटी धीरे धीरे क्या होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेसिस्टिविटी भी बढ़ती है। मैंने आपको पहले भी डिस्कशन कर चुके थे कि रेसिस्टिविटी में क्या कहानी होती है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टी डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से रेसिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। ये हमने अच्छे से पढ़े हुए थे, उसका ग्राफ हमने प्लॉट किया यहाँ पर। ठीक है, और ये आपको याद ही होगा कि रेसिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टी, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये आपने जरूर पढ़ा होगा, यही तो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लीनियरली आप कह सकते हो एक तरह से। अगर मैंने यहाँ से लीनियरली खींचा है तो मान लो लीनियर है ना, लीनियरली दिख रहा है। रेसिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो एक तरह से ग्राफ ये क्या होगा, लीनियर होगा। इस तरह का ग्राफ नहीं आप मान सकते है ना, लेकिन आप लीनियरली इस तरह से ले सकते हो। ठीक है, तो ये लीनियर ग्राफ आएगा फॉर द कंडक्टर्स और मेटल्स। मेटल्स के केस में हम लोग स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं रेसिस्टिविटी और इसके वर्सेस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो इसी वे में। अगर हम रेसिस्टिविटी के बारे में इतना पढ़ाया है, इसका उल्टा अगर हम लेके चलते हैं तो कंडक्टिविटी की हम बात करें तो कंडक्टिविटी, इसको हम सिग्मा पढ़ते हैं, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये भी ग्राफ आप खुद प्लॉट कर सकते हो, ये ग्राफ आप खुद प्लॉट करके देख लो कि कैसा ग्राफ आता है। एग्जाम में हो सकता है कि रेसिस्टिविटी नहीं दे करके कंडक्टिविटी डाल दे, तो उस समय आप प्रैक्टिस कर लो, घर पे ही प्रैक्टिस कर लो, एक एक चीज को पढ़ो तो आपके समझ में आएगी कहानी क्या है। यहाँ पे देख लो, जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी घटेगा, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर घटाएंगे कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ भी आप प्लॉट कर सकते हो, समझ सकते हो। आगे चलते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर्स के पास। सेमीकंडक्टर में कहानी क्या होती है, सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है। सेमीकंडक्टर के केस में जैसे जैसे देखो यहाँ पे समझ सकते हो कि जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 आ रहा था, सेमीकंडक्टर के केस में जब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर आ रहा था, तो किसी भी सेमीकंडक्टर्स की जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, रेसिस्टिविटी है, वो इनफाइनाइट पहुंच जा रहा है। ये ग्राफ बता रहा है, जैसे ही t टेंड्स टू 0, if t tends to 0 then rho tends to infinity। ये इस तरह का ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ग्राफ आप समझ सकते हो। जैसे जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ाते जा रहे हैं, रेसिस्टिविटी क्या हो रही है, घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, घटते जा रही है। कारण क्या है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स के केस में जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम सेमीकंडक्टर का कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है, और ज्यादा क्या होता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे फिक्स्ड रहता है। ठीक है, तो अगर जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो जो फिक्स्ड है, लार्ज है, उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है।
ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है इसका बहुत कम है ना, बहुत कम होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो इंक्रीमेंट होती है, इंक्रीमेंट होने की वजह से रेसिस्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज करती है। रेसिस्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। रेसिस्टिविटी अगर डिक्रीज करेगी, रेसिस्टिविटी अगर डिक्रीज करेगी तो कंडक्टिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बात याद रखिएगा, यहाँ पे रेसिस्टिविटी अगर डिक्रीज कर रही है, इस सेक्शन में अगर रेसिस्टिविटी डिक्रीज कर रही है किसी भी सेमीकंडक्टर का, मतलब समझो इस सेक्शन में कंडक्टिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। बिकॉज फॉर द सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर जो भी है, ये इस तरह से हम लोग लिखते हैं, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलिए, अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपके समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे रेसिस्टिविटी भी क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। घटते घटते अगर जीरो पे भी आ सकता है, ठीक है, जीरो पे भी आ सकता है। तो ये एक अलग केस है, जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे कंडक्टिविटी बहुत बढ़ते जा रहा है, बहुत बढ़ते जा रहा है, बहुत बढ़ते जा रही है, और एक डिफिनिट अमाउंट तक। और फिर देखो यहाँ बढ़ रहा है, फिर देखो यहाँ बढ़ते हुए जा रहे हैं, रेसिस्टिविटी फिर एक बढ़ रही है यहाँ पर। लेकिन अभी क्या होगा, रेसिस्टिविटी घट रही है, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ रही है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे कंडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। कारण क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस। यहाँ पे पहला जो मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना, पहला केस क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है जी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, याद रखिएगा सेमीकंडक्टर के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करेगा अगर टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। कारण क्या है कि एक रूम टेम्परेचर पे जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर होल, जो भी इलेक्ट्रॉन जो होल एंड इलेक्ट्रॉन का पेयर रहता है वो फिक्स रहते हैं, उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं, इतना टेम्परेचर हम ज़्यादा दे देते हैं कि उनके कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ने लगता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल किसका भाई, ये एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर का। तो जब ये कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है ना, जब ये कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है तो आप सेमीकंडक्टर चैप्टर में अच्छे से पढ़ोगे इस चीज को, मैं अभी अच्छे से डिटेल में नहीं बताऊंगा, है ना। मान लो सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर, इतने अच्छे से मैं अभी नहीं बताऊंगा, आगे चल के पता चलेगा आपको कि यहाँ देखो, जब भी मैं लाइट गिराऊंगा यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पास होगा तो यहाँ एक होल क्रिएट हो जाएगा और ये एक स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, होल्स मतलब होल इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ओवरऑल इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रही है, इधर आ जा रही है। तो ये आपको मैं सेमीकंडक्टर्स के चैप्टर में बताऊंगा, अभी आपको उतना नहीं समझना है। बस ये समझो कि जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करता है। बहुत सारे जगहों पे टूटना शुरू करेगा और वो क्या करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। और मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया था, रेसिस्टिविटी की कहानी बताया था, ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैंने टेम्परेचर, ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, याद रखिएगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एक्चुअली क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वॉल्यूम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ये सेमीकंडक्टर्स की कहानी है, याद रखिएगा इस चीज को, ये कंडक्टर की कहानी नहीं है। कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होता था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे याद रखिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट मींस डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। इन द केस ऑफ कंडक्टर्स, मेटल्स के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करता, प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट रहता है। लेकिन अब सेमीकंडक्टर केस में देखिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एब्सोल्युटली डायरेक्टली क्या हो रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है। अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करेगा मतलब टेम्परेचर उसको इंक्रीज कर रहा है। अगर ये इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगी मतलब कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पे आप इसको देखिए तो यहाँ पे हम अगर कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी फॉर द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, अभी जो हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं वो कहानी क्या है, सेमीकंडक्टर्स का। कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये ग्राफ
सेमीकंडक्टर, सॉरी, ये जो मैंने इक्वेशन बताया है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का, जो हमने इक्वेशन बताया है, ये सेमीकंडक्टर के केस में है, ना कि ये कंडक्टर्स के केस में। कंडक्टर का केस अलग कहानी है। कंडक्टर्स के केस में कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो भी कोई सेमीकंडक्टर है उसमें कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी भी बढ़ता है। अगर हम नंबर ऑफ ये टेम्परेचर को बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करता है। सीधा बोल देने से काम नहीं चलता। यहाँ देखो, ये सबसे बड़ा कारण है, फैक्टर है। प्राइमरी स्टेज में आप ये समझो कि जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, वैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जैसे ही इंक्रीज करेगा, सीधी सी बात है, कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर का इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। उसके बाद आराम से कंडक्टिविटी होता चला जाएगा। ठीक है, ये सोलर सेल में होता है ना। सोलर सेल जो काम करते हैं इसी सेमीकंडक्टर्स के बेसिस पे काम करते हैं। दूसरा चीज, कंडक्टिविटी की हम बात कर रहे थे और रेसिस्टिविटी की बात कर रहे थे। यहाँ पे दूसरा फैक्टर जो है सेमीकंडक्टर्स के केस में है, वो है डोपिंग का केस। क्या भाई, डोपिंग का केस। डोपिंग होता क्या है, एडिंग द इम्प्यूरिटीज। डोपिंग का डेफिनेशन क्या है, सेमीकंडक्टर्स के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। एडिंग द इम्प्यूरिटीज इन स्पेसिफिक अमाउंट इन कंट्रोल्ड मैनर। ठीक है, जो हम इम्प्यूरिटीज डाल रहे हैं, चाहे पेंटावैलेंट हो या ट्राइवैलेंट हो, जो भी एटम्स हम डाल रहे हैं, इम्प्यूरिटीज हम सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में जो भी इम्प्यूरिटीज हम डाल रहे हैं वो कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए, स्पेसिफिक अमाउंट में होना चाहिए, है ना। तो उसको हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग भी क्या करता है, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। डोपिंग ऑल्सो इंक्रीजेस कंडक्टिविटी, याद रखिएगा इसको। डोपिंग इंक्रीजेस कंडक्टिविटी मीन्स डोपिंग डिक्रीजेस रेसिस्टिविटी। If for the case of semiconductors, doping increases conductivity, it means doping decreases resistivity. याद रखिएगा, डोपिंग अगर कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है तो डोपिंग क्या करेगा, रेसिस्टिविटी को डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, बात समझिए। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड केस, जो एनर्जी गैप है सेमीकंडक्टर्स के बीच में, जो भी एनर्जी गैप है सेमीकंडक्टर्स के बीच में, वो थर्ड फैक्टर मैं बता रहा हूँ, वो जो है वो लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर मान लो एनर्जी गैप के मतलब मैंने बताया होगा, जो सेमीकंडक्टर चैप्टर में बताएंगे हम लोग, कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी का गैप होता है उसको हम एनर्जी गैप कहते हैं। तो वो जो है लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत कम होता है। इसके वजह से ये क्या होता है, तुरंत कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और कंडक्शन बैंड में जाने की वजह से क्या होता है कि कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का जाना चले जाता है, क्योंकि एनर्जी बहुत कम हो, थोड़ा सा भी एनर्जी मिलेगा ना, कम से कम इतनी एनर्जी मिलेगी, सीधा कंडक्शन बैंड में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो जितने सारे कंडक्टिविटी होती है ना सेमीकंडक्टर्स में या कंडक्टर्स में, सब के सब एक्चुअली जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब के सब कंडक्शन बैंड में बैठे रहते हैं, मूव करते रहते हैं, कंडक्शन बैंड में मूव करते रहते हैं। और कंडक्शन बैंड की एनर्जी कुछ डिफरेंट होती है और वैलेंस बैंड की एनर्जी थोड़ा सा डिफरेंट रहती है। कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज़्यादा होती है और वैलेंस बैंड की एनर्जी क्या होती है, कम रहती है। तो थोड़ा सा भी एनर्जी का सप्लाई करेंगे तो सीधा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा भाई, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। और कंडक्शन बैंड में जाते ही कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, कंडक्टर्स के केस में भी और सेमीकंडक्टर्स के केस में भी। जिस चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर चैप्टर में, जब हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो हमें डिटेल में पढ़ना होगा एनर्जी गैप के बारे में, और क्या होता है एनर्जी गैप, वहाँ हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ पाएंगे। यहाँ आप समझिए एनर्जी गैप का मतलब डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड ऊपर रहता है और उसके नीचे लोअर एनर्जी क्या होता है, वैलेंस बैंड रहता है। तो एनर्जी गैप कम होगा, इसकी वजह से थोड़ा सा भी एनर्जी अगर दिया तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और इससे कम अगर एनर्जी देंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एनर्जी अगर इससे ज़्यादा देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी देंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। कंडक्टिविटी बढ़ेगी मतलब रेसिस्टिविटी घटेगी। याद रखिएगा इस चीज़ को, याद रखिएगा कि एनर्जी गैप इज ऑल्सो ए प्रोमिनेंट फैक्टर इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का जब स्टडी करते हैं तो एनर्जी गैप को भी हम लोग कंसीडर करते हैं, एनर्जी गैप को भी समझते हैं, जानते हैं कि एनर्जी गैप में क्या होता है। एनर्जी गैप क्या है, मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मिनिमम एनर्जी
विथ विच एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। कम से कम कितनी एनर्जी दिया जाए, कम से कम कितनी एनर्जी दिया जाए किसी इलेक्ट्रॉन को जो वैलेंस बैंड में बैठा हुआ है और उसको कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए। वैलेंस बैंड का मतलब समझ रहे होगे कि आउटर मोस्ट सेल में, है ना, आउटर मोस्ट सेल में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जानते ही होंगे। कंडक्शन बैंड डिफरेंट होता है, जब उतनी एनर्जी सप्लाई कर दी जाती है उस इलेक्ट्रॉन को, चाहे थर्मल एनर्जी कह सकते हैं, थर्मल एनर्जी मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी सेमीकंडक्टर का या कंडक्टर का, तो उतनी एनर्जी अगर सप्लाई कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है कहाँ पर, कंडक्शन बैंड में चला जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी शुरू होती है। और मान लो मैं मेटल के केस में कह रहा हूँ और सेमीकंडक्टर के केस में कह रहा हूँ कि मान लो कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होता? अगर मैंने कहा कि मेटल केस में या सेमीकंडक्टर केस में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर क्या होगा, कंडक्टिविटी कुछ नहीं होगी, वो कंडक्ट कर ही नहीं सकता। और वो केस क्या है हमारा, इंसुलेटर का केस समझ सकते हैं। वो केस क्या है, इंसुलेटर का केस होता है, इसमें कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। उसकी एनर्जी गैप जो होती है वो ग्रेटर देन कितना होता है, 2.2 और लेस देन 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सबसे ज़्यादा डायमंड का होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और डायमंड एक्चुअली क्या है कि कार्बन का 3 डायमेंशनल जायंट जो होता है वो कन्फिग्रेशन होता है ना, उसका लेटाइस अलग होता है। तो एनर्जी गैप भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ मैंने बताया आपको सेमीकंडक्टर्स के बारे में। सेमीकंडक्टर्स के बारे में अगर यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर 0 में कर दूँ, सेमीकंडक्टर्स केस में अगर मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर को 0 कर दूँ तो इसकी रेसिस्टिविटी हो जाती है इनफाइनाइट। इसकी रेसिस्टिविटी इनफाइनाइट जब हो जाएगी तो वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। इस बात को भी आप लोग समझिएगा। जैसे ही हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर को 0 कर देंगे, ये रेसिस्टिविटी अब क्या होगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। अब जब ये रेसिस्टिविटी इनफाइनाइट हो जाएगी, देन दिस विल बिहेव एज ए इंसुलेटर। ये अब तब इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। अब इस बात को समझ गए होंगे कि ये तब इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। फिर उसके बाद जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, रेसिस्टिविटी घटता है, मतलब कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। दूसरा फैक्टर, और क्यों बढ़ती है मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम सेमीकंडक्टर केस में बढ़ता है, लेकिन मेटल्स के केस में कंडक्टर इसमें नहीं बढ़ता है प्रैक्टिकली। समझ में आ रहा है बात को? ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा। दूसरी कहानी क्या है, मतलब इस केस में भी कंडक्टिविटी बढ़ रही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। डोपिंग भी कंडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। एंड एनर्जी गैप इतना कम है जिसकी वजह से भी क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत कम एनर्जी है। इतना एनर्जी तो सन के लाइट में भी आराम से आ सकता है, रूम टेम्परेचर में इतनी एनर्जी आराम से आ सकती है, तो ये काम करना शुरू कर देता है। और बहुत सारे डिवाइसेस बनाए गए हैं, इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाए गए हैं कि इवन द रूम टेम्परेचर पे भी वो काम करता है, अंधेरे में भी काम करते हैं, बहुत सारे बनाए गए हैं इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो ये एनर्जी गैप बहुत बड़ा प्रॉमिसिंग फैक्टर होता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, है ना। अगर एनर्जी गैप ज़्यादा होता तो दिक्कत हो जाता है ना, वो सेमीकंडक्टर नहीं, वो इंसुलेटर कहलाता। तो यहाँ देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसकी रेसिस्टिविटी घटते जा रही है, मतलब इसकी कंडक्टिविटी जो है वो क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। ओके, चलिए अब हमने इतना सारा चीज पढ़ा, मैंने आपको अच्छे से बता दिया सेमीकंडक्टर केस में। यहाँ अब नेक्स्ट केस हमारा जो है वो सुपर कंडक्टर्स का केस है। यहाँ आप सुपर कंडक्टर्स का केस देखो, है ना। यहाँ आप सुपर कंडक्टर्स का केस देखो, ये सुपर कंडक्टर केस में क्या हो रहा है, क्या कहानी है सुपर कंडक्टर। मैंने आपको इससे पहले बताया था सुपर कंडक्टर क्या होता है। जो कंडक्टर सुपर हो गया वो सुपर कंडक्टर, जो मैन सुपर बन गया सुपरमैन, है ना। तो यहाँ पे जो कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाता है उसे हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। और कैसे बनता है, कैसे बनता है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डाउन करते हैं, यहाँ पर ग्राफ से पता चल रहा होगा कि कंडक्टर का डिफिनेशन, सुपर कंडक्टर्स का मैंने डिफिनेशन बताया था, दोज कंडक्टर्स हुज रेसिस्टिविटी बिकम्स 0 एट डिफिनिट टेम्परेचर। ठीक है, कुछ डिफिनिट टेम्परेचर पे जिसकी रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस एग्जैक्टली 0 हो जाए, एग्जैक्टली 0 हो जाए, ऐसे ऐसे कंडक्टर को हम सुपर कंडक्टर्स के नाम से जानते हैं। दोज कंडक्टर्स आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। ऐसे ऐसे कंडक्टर सुपर कंडक्टर कहते हैं, है ना। जो मैंने बताया था मरकरी के केस में बताया था, कुछ पार्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन उसके ऊपर वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, बात याद रखिएगा। मरकरी था, और
लीड था, है ना। और भी बहुत सारे सबस्टांसेस हैं जिसके ऊपर में डिस्कवरी अभी चल रहा है, मेंशन चल रहा है, रिसर्च काफ़ी चल रहा है। ये सुपर कंडक्टर्स की कहानी आप देखो कि कुछ टेम्परेचर ऐसे होते हैं जहाँ पे रेसिस्टिविटी उसका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है। और देखो धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ देखो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। गौर से देखो इस ग्राफ को, सुपर कंडक्टर के इसमें धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ये टेम्परेचर क्या कहलाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर। इसके बाद देखो इस टेम्परेचर में धीरे धीरे फिर क्या हो गया, बढ़ रहा है। यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ तक जीरो आ रहा है। लेकिन इस क्रिटिकल टेम्परेचर के पास रेसिस्टिविटी जो है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस क्रिटिकल टेम्परेचर रेसिस्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, अभी हम सुपर कंडक्टर्स के केस में क्रिटिकल टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करेंगे। हाउ वी विल डिफाइन द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर द केस ऑफ सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर केस में हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर, नॉट द मिनिमम टेम्परेचर। यहाँ इस टेम्परेचर की बात नहीं की जा रही है, इस टेम्परेचर की बात की जा रही है, मैक्सिमम टेम्परेचर। याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, इट इज कॉल्ड द मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच, सुपर कंडक्टर्स में क्रिटिकल टेम्परेचर को याद रखिएगा डिफिनेशन, मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर बिकम्स जीरो और टेंड्स टू जीरो, है ना। जब किसी कंडक्टर का रेसिस्टिविटी एग्जैक्टली जीरो हो जाता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, और उस मैक्सिमम टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो जो आप ये टेम्परेचर देख रहे हो, ये टेम्परेचर जो आपको दिख रहा है, ये Tmax है। इसी Tmax को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। यहाँ पे आप देखो कि इस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। एंड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। सब्सटेंस कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर होंगे, अलग अलग सुपर कंडक्टर्स का अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, ठीक है। जैसे मर्क्यूरी का अलग क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, लीड का अलग क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, और बहुत सारे सिरेमिक्स हैं जो जिसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, डिस्कवरीज हो रहे हैं, इन्वेंशन हो रहे हैं, उसके ऊपर अलग क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो ये किस पे डिपेंड करता है भाई, तो ये सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब देखो फिर और टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो रेसिस्टिविटी अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे लीनियरली प्रोपोर्शनल कह सकते हो एक तरह से, इस केस में क्या कह सकते हो, लीनियरली कह सकते हो या पैराबोलिक कह सकते हो, ठीक है। ये सुपर कंडक्टर्स की कहानी है। देखो यहाँ पे गौर से रेसिस्टिविटी की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर रेसिस्टिविटी अगर हम बात करते हैं तो रो बिकम्स जीरो। रो मतलब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बिकम्स जीरो। अगर इसका स्पेसिफिक रो जीरो हो रहा है तो अब यहाँ पे कंडक्टिविटी कितनी हो रही है, कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी। अगर रेसिस्टिविटी ही जीरो हो जा रहा है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो इस रीजन में कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी जो होगी वो इनफाइनाइट होगी, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस नहीं होगा। याद रखिएगा, इस रीजन में कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होगी। इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, इस पार्टिकुलर टेम्परेचर तक मैं बोल रहा हूँ तक, इसीलिए मैक्सिमम टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोला। इस टेम्परेचर को डिफाइन किया गया है, ना कि इस टेम्परेचर को। ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, याद रखिए। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर है, क्योंकि इसके बाद भी तो मैक्सिमम इसी के रेंज में आ रहा है। इतने की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर डिस्कशन होगा तो मिनिमम टेम्परेचर होता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक डिस्कशन हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर at which specific resistance or resistivity of a conductor is equal to or superconductor is equal to zero or becomes exactly zero is called critical temperature of the superconductor। और ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। कॉपर का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, बहुत सारे सब्सटेंसेस के अलग अलग होते हैं, मर्क्यूरी का अलग है, लीड का अलग है, बहुत सारे सब्सटेंसेस के डिफरेंट वैल्यूज आते हैं। तो यहाँ आप सुपर कंडक्टर्स का बात स्टडी कर सकते हो। फिर क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद ये जो टेम्परेचर आप देख रहे हो, ये टेम्परेचर में ऑल दिस टेम्परेचर्स आर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर। ये सब के सब टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा हैं, याद रखिएगा। और ये तो मैंने सुपर कंडक्टर्स के बारे में आपको बता दिया, और अच्छे से समझ गए होंगे मेरे हिसाब से कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे रेसिस्टिविटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। चलिए, ये कहानी हमारा सुपर कंडक्टर्स का था। आगे चलते हैं
हम लोग एलॉय के बारे में पढ़ते हैं। एलॉय क्या होता है? तो एलॉय एक ऐसा चीज है, एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स, और मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कहते हैं। तो एलॉयज एक्चुअली और प्रैक्टिकली, एक्चुअली एंड प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर। अगर मैं ये कहूँ कि रेसिस्टिविटी या कंडक्टिविटी ऑफ एलॉयज इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर, टेम्परेचर से स्वतंत्र होता है। जो रेसिस्टिविटी होती है, जो रेसिस्टेंस होता है एलॉयज के, चाहे जो भी एलॉयज हैं, वो प्रैक्टिकली टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, है ना। मोस्ट ऑफ द एलॉयज में जो है वो टेम्परेचर का डिफरेंस पे उनका रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो हम लोग उस केस में ही पढ़ेंगे एलॉयज डू नॉट डिपेंड अपॉन द रेसिस्टेंस ऑफ एलॉयज डू नॉट डिपेंड अपॉन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। एलॉयज क्या है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स और मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो मैंने आपको टोटल चीजें बता दिया हूँ, फिर हम लोग आगे चलते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। ओके।